नेपाल इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है, पर हाल फिलहाल के दिनों और सालों या दशकों में कई और देश भी हैं जो सुलगकर फिलहाल शांत दिख रहे हैं, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यूक्रेन, ट्यूनीशिया, लीबिया, यमन, सीरिया, बहरीन और लेबनान। एक लंबी फहरिस्त है। हर मुल्क की क्रांति के पीछे कोई ना कोई वजह है, लेकिन नेपाल की इस क्रांति के बाहरी कवर में सोशल मीडिया छपा नजर आता है। असल में यूट्यूब समेत 26 प्लेटफॉर्म्स पर बैन के ऐलान के बाद जेनजी सड़कों पर उतरे, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के विरोध में हो। इसमें करप्शन जैसे मुद्दे भी शामिल थे और प्रोटेस्टर्स बताते हैं कि उनका अहम मुद्दा करप्शन के खिलाफ ही था। विरोध के सुर मुखर हुए। इस विरोध को दबाने की कोशिशों में कुछ लोगों की मौत हो गई। इसके चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जनता हिंसक हो गई। पर बताया जाता है कि नेपाल की पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकार, पूर्ववर्ती इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है और कहा यह भी जा रहा है कि वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। तो केपी ओली की सरकार के खिलाफ गुस्सा पहले से पनप रहा था। सोशल मीडिया बैन इस गुस्से में लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित हुआ, ताबूत में आखिरी कील। क्योंकि 21वीं सदी की बात है तो अब प्रदर्शनों की सुगबुगाहट अमूमन इंटरनेट से ही शुरू होती है। ये प्रदर्शन हकीकत का अमली जामा भी वाया आभासी दुनिया ही पहनते हैं। इस फहरिस्त में कई नाम हैं और अब नेपाल भी। इस लिस्ट से पहला नाम है ट्यूनीशिया, अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में बसा एक देश। इस देश ने साल 2010-11 में हिंसा की तपिश महसूस की। 23 सालों से राज कर रहे जीन एल अबिदीन बिन अली, अरबिक में कहें तो ज़ैनुल अबिदीन बिन अली, इस नाम के तानाशाह के राज को मुल्क के लोगों ने मिलकर मिट्टी में मिला दिया। कहा जाता है कि यहां भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने ही क्रांति को खास बना दिया था। ऐसा दावा किया जाता है कि यह पहली बार था जब किसी आंदोलन में सोशल मीडिया का इस तरह इस्तेमाल हुआ हो। दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया के युवा सड़कों पर उतरे। मुद्दा था बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और सिटीजन राइट्स का हनन, यानी नागरिक अधिकारों का हनन। आंदोलन की सुगबुगाहट एक फेसबुक पोस्ट से शुरू हुई। 17 दिसंबर 2010 को 26 साल के मोहम्मद बऊ अजीजी नाम के एक स्ट्रीट वेंडर ने पुलिस के हरासमेंट से परेशान होकर खुद को आग के हवाले कर दिया। बऊ अजीजी के ऐसा करने की खबर सोशल मीडिया पर फैल गई। पुलिस की कारगुजारी का यह वीडियो जैसे तैसे देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता गया। आंदोलन तेज होता गया। फिर इसी सोशल मीडिया के जरिए आह्वान हुआ, हुजूम जुटा, प्रदर्शन हुए। आखिरकार 14 जनवरी 2011 को ट्यूनीशिया के शासक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आंदोलन की आग को रुख महसूस कर वो भागकर सऊदी अरब पहुंचे। इस तरह ट्यूनीशिया बन गया पहला मुल्क जिसमें लोगों ने आंदोलन का खाद्य पानी सोशल मीडिया से इकट्ठा किया था। अब इंटरनेट से हुई क्रांति के अगले पड़ाव को देखते हैं। वेस्ट एशिया में चलिए, मिडिल ईस्ट के देशों में लोकतंत्र को लेकर हुए आंदोलनों के एक सिलसिलेवार क्रम को अरब स्प्रिंग कहते हैं। इसमें लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया और बहरीन जैसे देश शामिल हैं। अरब स्प्रिंग के लिए ट्यूनीशिया ने एक शुरुआती बिंदु की तरह काम किया था, स्टार्टिंग पॉइंट। जनवरी 2011 में ट्यूनीशिया में तो सत्ता बदल गई, लेकिन आंदोलन इन बाकी देशों तक फैल गया। इन सभी देशों में आंदोलनों का सूत्रधार बना इंटरनेट और सोशल मीडिया। एक शहर का एक नुक्कड़, यहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ पुलिस ने जो रवैया किया, उसके वीडियोस कुछ सेकंड्स में ही पूरे देश में घूमने लगे। नतीजा, बस कुछ ही महीनों के अंदर लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी मारा गया। 30 सालों से सत्ता में बैठे इजिप्ट के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को इस्तीफा देना पड़ा। यमन में राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को पावर ट्रांसफर के लिए मजबूर होना पड़ा। इसमें भी इजिप्ट में सोशल मीडिया का जो रोल रहा उसे पहला ट्विटर रिवॉल्यूशन कहा गया। इजिप्ट में जनवरी और फरवरी 2011 के बीच बड़े पैमाने पर आंदोलनों को आयोजित करने और उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने में ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल किया गया। तब इजिप्ट में ट्रेडिशनल मीडिया, जो पारंपरिक मीडिया है जिसमें टीवी, रेडियो और अखबार आती है जैसी कई चीजें आती हैं, ये हुस्नी मुबारक के कंट्रोल में थी। ऐसे में सोशल मीडिया लोगों के लिए पैरेलल मीडिया बन गया। यहां लोग अपनी बातें कहने लगे। एक युवक पर पुलिस की बर्बरता के बाद
इजिप्ट के लोगों के मन में अपने प्रेसिडेंट के लिए नाखुशी और नाराजगी पैदा हो गई, जो साफ दिखाई दी। वीडियो वायरल हुआ तो एक फेसबुक पेज ने प्रदर्शन का कॉल किया और पूरा इजिप्ट आंदोलन की चपेट में आ गया। इन्हीं वजहों से अरब स्प्रिंग को पहली ट्विटर हैशटैग वाली क्रांति कहा गया। 2011 के बाद आता है साल 2013। देश था यूक्रेन। यहां राजधानी कीव में प्रदर्शन हुए जिसने जल्द ही विद्रोह की शक्ल ले ली। यह विद्रोह यूक्रेन में एक बड़े राजनीतिक उलटफेर की वजह बना। 21 नवंबर 2013 को कीव में तब यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। वजह बनी रूस से उनकी नजदीकी और यूरोपीय यूनियन से दूरी, जबकि जनता चाहती थी कि वो यूरोपियन यूनियन से एग्रीमेंट साइन करें और रूस से एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। विक्टर यानुकोविच की इन्हीं पॉलिटिकल और सोशल पॉलिसी को लेकर कीव में मैडन नेजालेज़नोस्ती नाम की जगह विरोध प्रदर्शन हुए। वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोगों तक ट्विटर और फेसबुक से सूचना पहुंचाई गई थी। इसके लिए कॉमन हैशटैग का इस्तेमाल किया गया था, हैशटैग यूरोमेडन। यह हैशटैग कुछ देर में ट्रेंड करने लगा और बाद में यही हैशटैग इस आंदोलन की पहचान बनता है। इस आंदोलन में हुई पुलिस फायरिंग में करीब 100 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई थी। इसमें 13 पुलिस वालों की भी मौत हुई। नवंबर में शुरू हुए आंदोलन के बाद आखिरकार 21 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच भागकर रूस चले गए। इधर अगले दिन यूक्रेन में उन्हें आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। यूक्रेन के बाद इंटरनेट क्रांति के अगले पड़ाव पर हमें चलना होगा लेबनान। साल 2019 है। यहां पर आंदोलन शुरू होता है, एक और आंदोलन जहां सोशल मीडिया ने सत्ता परिवर्तन की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। इसे व्हाट्सएप रिवॉल्यूशन कहा जाता है। हुआ ये कि लेबनान सरकार ने गैसोलीन या पेट्रोल, तंबाकू के साथ साथ व्हाट्सएप जैसे कुछ ऐप्स पर वॉइस कॉल में टैक्स लगा दिया। इस मुद्दे पर यहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। इन विरोध प्रदर्शनों के कोऑर्डिनेशन से लेकर एग्जीक्यूशन में सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। लेबनान के बाद इस इंटरनेट क्रांति का हिंसक रूप साल 2022 में भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में दिखा। देश की आर्थिक दुर्दशा के खिलाफ यहां युवा सड़कों पर उतर आए। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा मांगा जाने लगा। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड होने लगा गो होम गोटा हैशटैग के साथ। कब कहां पहुंचना है ये सब कुछ सोशल मीडिया पर तय हो रहा था। फिर वो चाहे राष्ट्रपति भवन पर धावा और तोड़फोड़ हो या फिर हो नारेबाजी, इस सब के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर दुनिया भर में वायरल होने लगे। आखिरकार राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। 2022 के बाद साल 2024 की बात। भारत का एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। रिजर्वेशन कोटा को लेकर वहां शेख हसीना की सरकार ने फेरबदल किए। इसके बाद देश में आंदोलन भड़क उठे और आंदोलन की प्लानिंग से लेकर इसे फैलाने में सहारा बना सोशल मीडिया। आखिरकार यहां भी तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश की तरह साउथ एशिया का एक और देश सोशल मीडिया के दौर में बड़े आंदोलन से गुजरा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में साल 2025 में सरकार ने सांसदों के भत्ते में बढ़ोतरी की। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय लिया जब देश के आम लोग मुश्किल से रोटी कपड़े का इंतजाम कर पा रहे थे, जब देश में बेरोजगारी दर बढ़ी हुई थी। इस दौरान लोगों ने कई हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस के घरों को लूट लिया। सोशल मीडिया पर नेताओं की लग्जरी लाइफस्टाइल के वीडियोस वायरल होने लगे। इससे ये आंदोलन और भी तेज हो गया। आखिरकार सरकार ने सांसदों के बढ़े भत्ते को कैंसिल कर दिया। राष्ट्रपति ने कई मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया और यह सब कुछ हो पाया सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर आंदोलन के बल से। पिछले 2 दशकों में हुए इन आंदोलनों के पन्ने पलट कर देखा जाए तो बड़ी मजबूत वजह के रूप में पेश होता है सोशल मीडिया। वो जगह है जहां लोग बात कर रहे हैं, अपनी सुन रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, दूसरे को देख भी रहे हैं, कई चर्चाओं का हिस्सा बन रहे हैं। हाल में लपटें उठी हैं एक और पड़ोसी मुल्क नेपाल में। आप अपनी राय रखिए कमेंट बॉक्स में। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारी साथी जागृति ने। आप सुन रहे थे नावेद को। देखते रहिए दिल लैपटॉप।